नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल हेमंत एएलपी में मैं हेमंत यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले संस्कृत के प्रश्न सॉल्व करने के लिए 9 टैग वर्ड को पढ़ लिया था और कुछ शब्दार्थ को भी देखा था। मैं आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 बहुत ही धैर्यपूर्वक समय देकर देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि यह वीडियो मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो जैसे आपने पार्ट 1 बड़े धैर्यपूर्वक समय देकर पढ़ा है, वैसे ही आप पार्ट 2 को भी थोड़ा सा समय हमें दीजिए। आपको इसमें बहुत सारे टैग वर्ड मिलने वाले हैं और हूबहू क्वेश्चन वैसे ही हूबहू आपको मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। टैग वर्ड जो है 10। तो देखिए, 10 नंबर में हमने आपको बताया है कि किसी ऑप्शन में विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग से मिला। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, इस शब्द को आप विभिन्न संदर्भेषु को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यह कहीं पर भी आया तो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन आपका 100% सही होगा। तो इसलिए आप विभिन्न संदर्भेषु को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कहां पे आता है? यह प्रश्न आता है भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकन, यानी भाषा का निरंतर मतलब लगातार, सतत, एवं समग्र मतलब व्यापक मूल्यांकन। यानी यह आपको मैंने मनोविज्ञान में बार बार बताया है कि एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसमें हम भाषा के चारों कौशलों में मूल्यांकन करते हैं और लगातार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही लिखा है, विभिन्न मतलब विभिन्न संदर्भ, यानी भाषा के विभिन्न संदर्भों का मूल्यांकन करिए आप, यानी चारों कौशलों का मूल्यांकन करिए। तो यह ऑप्शन आपका सही होता है। दूसरा दोस्तों, संस्कृत में एक अलग तरीके का क्वेश्चन आता है कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, जो भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के साथ साथ एक और कौशल कौन आ जाता है? तो एक और कौशल आपके ऑप्शन में मिलता है, चिंतनम कौशल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम के साथ साथ चिंतनम कौशलम भी याद रखना है। दोस्तों, अगला टैग वर्ड है संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम। किसी भी ऑप्शन में मिलता है तो ज्यादातर वह ऑप्शन सही होता है। अगर संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम नहीं मिलता है तो मुक्त वातावरणे निर्माणम मिल जाता है। अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो प्रकृति नेन मिल जाता है। और यह प्रश्न संबंधित होता है भाषा अर्जनेन, यानी हम भाषा कैसे अर्जित करते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा हमको अर्जित करना है, सीखना है, तो हम उसके लिए संस्कृत का वातावरण यानी परिवेश बनाते। और यह जो संस्कृत का परिवेश बनाते हैं, हम कहाँ पे बनाते हैं? कहीं पे नहीं, बस मुक्त वातावरण अपने आसपास, या आप कह सकते हैं प्रकृति जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम संस्कृत का माहौल बनाते हैं। बताइए, क्या आपको संस्कृत सीखना होगा? अगर मान लीजिए आप पैदा हो गए, आपको हिंदी भाषी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, तो यह प्रकृति ही तो आपको हिंदी सिखाती है कि कोई नहीं सिखाता। अगर आप पढ़ने कभी ना जाए तो हिंदी के आप नहीं बोल पाएंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसका परिवेश यानी वातावरण, वैसा माहौल जनरेट करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, एक कथा से संबंधित और एक कविता से संबंधित। तो कथा कथनम का मतलब क्या होता है? कथा कथनम का मतलब होता है कि कथा सुनना या सुनाना, और कथा सुनाने से सबसे ज्यादा बच्चे का समग्र यानी सर्वांगीण विकास होता है तथा बच्चे के संस्कृति का भी विकास होता है। जैसे आप कोई नैतिक कथा सुना दिए तो बच्चे की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है, वह उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसके बारे में समझ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कथा से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो कथा कथनम संबंधित क्वेश्चन आता है तो 2 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक समग्र एवं संस्कृति विकास, एक कल्पना शक्ति का विकास। दोस्तों, कविता से संबंधित आता है तो कविता का प्रयोजन क्या होता है? कविता का प्रयोजन होता है आनंद मूर्त्यर्थ और सृजनात्मकता, यानी हम कविता को सुनते हैं आनंद का अनुभूति करने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए हम कविता को सुनते हैं। तो कविता संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आनंद आपको ऑप्शन में खोजना है। दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पठनम समय आवश्यकतम, यानी पढ़ते समय हमें क्या आवश्यक होता है, सबसे आवश्यक क्या होता है। तो दोस्तों, पठन, जैसे यहाँ पे भी भाषा का एक कौशल लिखा है पठन, वही भाषा का एक कौशल यहाँ पे पठन है। जैसे कोई पैराग्राफ या कोई अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं
तो एक तो होता है केवल पढ़ते चले जाए और एक होता है समझ के साथ पढ़ना, यानी उन सभी लाइनों का अर्थ निर्माण भी अपने दिमाग में करते रहना। जैसे राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, तो आप समझ के पढ़े। आपसे कोई पूछ लिया, अच्छा बताओ राम के पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ, आपने बता लिया। इसका मतलब समझ के साथ आप पढ़े, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाते। तो पठनम का मतलब है अर्थ निर्माण कर लेना। तो वही लिखा है कि पठनम समय आवश्यकतम अर्थावबोध, या अगर अर्थावबोध ऑप्शन में नहीं आया तो इसी से मिलता जुलता पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, मतलब पढ़ने से अर्थ आता, अर्थ का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों पाठे रुचि वर्धनम, पाठ में रुचि लेना अगर है किसी भी ऑप्शन में तो वह आपका ऑप्शन सही होता है। दोस्तों उत्कृष्ट लेखनम, उत्कृष्ट लेखन के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? वैसे तो व्याकरण शब्द अगर किसी ऑप्शन में आ जाता है तो वह ज्यादातर गलत होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे दो जगह व्याकरण शब्द सही होता है, बाकी कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आ जाए तो वह शब्द गलत होगा अगर किसी ऑप्शन में व्याकरण लिखा है। तो कब सही होता है? जब उत्कृष्ट लेखन की बात है। जैसे मान लीजिए अगर उत्कृष्ट लेखन की बात अगर आ गया तो उत्कृष्ट लेखन मतलब अच्छा लिखना, यानी सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, कर्ता कहाँ लगाना है, क्रिया कहाँ लगाना है, कर्म कहाँ लगाना है, इसके साथ जब आपकी व्याकरण शुद्ध होगी तभी आप उत्कृष्ट लेखन कर सकते हैं। तो जब उत्कृष्ट लेखन वाला क्वेश्चन आएगा तो व्याकरण शुद्धानि वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है संवाद लेखस्य मूलोद्देश्य, संवाद का मूल उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों संवाद का मतलब होता है वाद विवाद। जैसे आपको पर्यावरण प्रदूषण पर वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है तो एक बालक उधर से बोलेगा, फिर उसका जवाब आप देंगे और आप जो बोलेंगे उसका जवाब सामने वाला बालक देगा। किसी को किसी का प्रश्न पता नहीं रहता, यानी वहां पे नया ही नया बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। अर्थात संवाद का मूल उद्देश्य होता है सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना या विकसित करना। दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर मतलब टैग नंबर 20, मुद्रण समृद्ध वातावरण। कहीं पर भी आपके ऑप्शन में मुद्रण समृद्ध वातावरण लिखा है तो आप जान लीजिए कि वह ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट समृद्ध वातावरण। जैसे आपको क पढ़ाना है तो क के साथ उसका प्रिंट यानी कबूतर का चित्र भी छपा रहेगा। तो हम छोटे बच्चों की शुरुआत ही संकेत विधि से करते हैं, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण यानी मुद्रण समृद्ध वातावरण अगर कहीं लिखा है तो वह आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला है सूक्ष्म पेशीय कौशलम। आपको मैंने कई बार बताया है शारीरिक कौशल दो प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म गतिक कौशल, एक स्थूल गतिक कौशल। तो यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल आपके एग्जाम में संस्कृत में भी, मनोविज्ञान में भी, हर विषय में कई बार पूछा गया। तो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है या सूक्ष्म पेशी कौशल जो होता है, जब आपके पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा काम करता है तो उसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। लेखनम, लेखनम का मतलब जब हम लिखते हैं तो हमारे केवल पूरे शरीर के हाथ का प्रयोग होता है, तो लेखनम जो है यह सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में हमारे शरीर के पूरा, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो पूरी शरीर प्रयोग होगी तो उसे हम स्थूल गतिक कौशल कहेंगे या स्थूल पेशीय कौशल हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म पेशी कौशल की बात करेगा तो लेखनम यानी लिखना आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, या आप कह सकते हैं श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, उसी को 2 भागों में बांटा गया है। उसी को 2 भागों में कैसे बांटा गया है? एक को कहा गया है ग्रहणात्मक कौशलम, यानी हम विचारों को कैसे ग्रहण करते हैं। तो उन चारों में दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे 13 लिख दिया, यानी सुबोपली में से पहला और तीसरा, 13 का मतलब पहला और तीसरा, यानी सुनकर और पढ़कर हम विचारों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ग्रहणात्मक कौशलम। तो हम ग्रहण किसी विचार को कैसे कर पाते हैं? हम सुनकर और पढ़कर ही किसी विचार को ग्रहण करते हैं, अर्थात श्रवणम पठनम च आपके ऑप्शन में रहेगा जब ग्रहणात्मक कौशलम से क्वेश्चन पूछेगा। और इन 2 कौशलों से और यहाँ से 2 नंबर जरूर आता है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला है उत्पाद कौशलम, या इसी को कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशलम। तो दोस्तों अब जो 2 बचे हैं यानी दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा जो हो जाएगा ये उत्पाद कौशलम है। दूसरा है बोलना और चौथा है लिखना। तो बोलने को हम संस्कृत में भाषणम कहते हैं और लिखने को लेखनम कहते हैं। तो इसी को यहाँ पे देखिए भाषणम लेखनम च, उसी में संभाषणम लेखनम च लिख दिया। इसके बाद दोस्तों भाषा प्राथमिक रूपम, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? बच्चा छोटा सा है, उसे आप सिखाना चाहते हैं तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? संकेत भाषा होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 25 देखेंगे निदानात्मक परीक्षणम, यानी
निदानात्मक परीक्षण को कभी कभी नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम लिख देगा, यानी नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, निदान का मतलब क्या है। तो निदान का मतलब दोस्तों हमने आपको बताया है कि निदान का मतलब पता लगाना कि बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है, कौन सी कठिनाई है, कौन सी कमी है, उसका पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण होता है। तो उसी को संस्कृत में कैसे लिखेगा, समस्या पहचानम करोति। देखिए दोस्तों, पता लगाने का मतलब हो गया ना समस्या को पहचानना, या बोधे अभावम ज्ञातुम, यानी जो बोध हमने कराया उसमें क्या अभाव रह गया बच्चे में, किसकी प्राप्ति नहीं किया, तो यह भी क्या होगा, निदान होगा। तो इसका अर्थ आप जानते रहेंगे, तो या तो ये ऑप्शन मिलता है या तो ए ऑप्शन मिलेगा। कई बार आप लिख के याद करिए। उसके बाद दोस्तों अगला है उपचारात्मक परीक्षण। तो निदान करने के बाद हम उपचार करते हैं, और उपचार का मतलब हमने आपको सीधा बताया है कि कठिनाई को दूर करना। तो कठिनाई को दूर करना ही क्या है, उपचार है। यानी जो यहाँ पे आपने समस्या पकड़ा था उसी का यहाँ पे समाधान कर दीजिए, वही उपचार। संस्कृत में कैसा लिखा रहेगा, समस्या समाधानम करोति, समस्या का समाधान कर दिया, या समस्या को दूर करतु के उपाया करणीया, यानी समस्या को दूर कर दिया। देखिए दूर करना, या जो निदानम अधिगम रिक्ति पूर्णम, यानी जो निदान करते समय अधिगम में क्षति यानी रिक्ति या कमी पाई गई थी उसी को पूर्ण कर देना ही उपचारात्मक परीक्षण है। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, तीनों में से कोई भी मिल सकता है। उसके बाद प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यतम, यानी प्राथमिक कक्षा में कौन सा विषय जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों है मम परिवार। तो मम परिवार पुस्तक हम छोटे बच्चों को पहले पढ़ाते हैं, मेरा परिवार। उसके बाद दोस्तों नोम चोम्स्की के अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक यंत्र लगा होता है जिसे भाषा ग्रहणक यंत्र कहते हैं, जिसे हम LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस कहते हैं, भाषा ग्रहणम साधनम। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि दुनिया के किसी भी व्याकरण को, चाहे जो व्याकरण, उसे सार्वभौमिक व्याकरण बना के भाषा का अर्जन हम इसी के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों एक हमने बताया कि व्याकरण उत्कृष्ट लेखनम जहां पे रहेगा वहां पे सही रहेगा, और कहीं पर साधारण व्याकरणम लिखा है तो ये साधारण व्याकरणम जो है नोम चोम्स्की से संबंधित है, और नोम चोम्स्की बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो आप देखेंगे कहीं पर साधारण व्याकरणम मिला है, लिखा मिला है, तो इसका मतलब है सार्वभौमिक व्याकरण, और सार्वभौमिक व्याकरण किससे संबंधित है, नोम चोम्स्की से संबंधित है। कहीं पे नोम चोम्स्की आ जाए तो आप भाषा देखिए, अगर भाषा संबंधित क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में नोम चोम्स्की है तो वही सही, और भाषा ग्रहणक साधन कहीं पे आ जाए तो आपको साधारण व्याकरणम सही करना है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए एक होता है मुक्त प्रश्नानाम। मुक्त प्रश्नानाम का मतलब है विभिन्न प्रकार व्याख्या नाम अवसरः दीयते, यानी मुक्त प्रश्न का मतलब है एक से अधिक प्रश्न। जैसे निबंध लिखना है तो निबंध पे दोस्तों आप कैसा अवसर दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के व्याख्या के अवसर देना, यानी एक से अधिक उत्तर देना। अगर बद्ध अंत प्रश्नानाम है तो एकमेव उचितम उत्तरम अस्ति, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह बद्ध अंत प्रश्नानाम, उसमें केवल एक ही उचित उत्तर मिलता है। तो ऐसे हम प्रश्न को बद्ध अंत प्रश्न कहते हैं। अगला देखेंगे त्रिभाषा में। त्रिभाषा में कौन कौन सी भाषा होती हैं, तो पहली भाषा होती है मातृभाषा, इसी मातृभाषा को प्रांतीय भाषा भी कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, और दूसरी होती है अंग्रेजी, और तीसरी होती है आधुनिक भाषा। दोस्तों विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययन, मतलब विद्यालय के शिक्षण में पहली भाषा कौन होनी चाहिए, जिसको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वह होनी चाहिए दोस्तों मातृभाषा। पूरे भाषा में चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, किसी भी ऑप्शन में मातृभाषा आ गया वह ऑप्शन आपका सही होता है। क्यों, क्योंकि हम सबसे ज्यादा महत्व जो है विद्यालय शिक्षण में पहला जो रखते हैं वो मातृभाषा रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पार्ट 2 खत्म हो गया। बस 5-6 टैग वर्ड और हैं जिसे आपको अगले पार्ट में देखना होगा, लेकिन यह 3 पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी संस्कृत में जितना आप कभी कल्पना नहीं किए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। दोस्तों इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। धन्यवाद दोस्तों।